दोस्तों, स्वागत है आप सबका भारतीय ज्ञान सागर चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं, जो हमने बात की थी कि हम सभी विषयों की एक मैराथन वीडियो आपको देंगे, जिसमें प्रीवियस पूछे गए क्वेश्चन के साथ साथ आपको 360 डिग्री जो भी जानकारी होगी वो पूरी प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि आपको कम से कम समय में एग्जाम के टाइम आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा रिवीजन होता जाएगा और आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम को जो कंटेंट जितना भी है समाहित है पुस्तक में। और ये पुस्तक तार संग्रह है आपका घटना चक्र प्रीवियस ईयर, तो सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये नए वर्जन अपडेट क्वेश्चन है, तो आप पूरा वीडियो अगर देख लेंगे एक बार एग्जाम में बैठने से पहले, तो आपका लगभग 99% सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा रिलेटेड सब्जेक्ट। तो जैसा कि ये वीडियो आप देख रहे हैं इतिहास हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो अभी हम बात करने वाले हैं इतिहास के बारे में। और इतिहास के बारे में हम जानेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट, जो भी हमें जानकारी मिलेगी उनको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम क्वेश्चन के अनुसार सारी चीजें देखेंगे। आपको देखने को मिल ही रहा होगा कि जैसे कि क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन। और इसमें क्या है कि जैसा कि यहाँ लिखा है, जो वो क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया, कब पूछा गया, ये सारी जानकारी है। जैसे कि आप ये बुक्स अगर लेंगे आकर के, तो शायद आप पूरी बुक्स पढ़ने में असमर्थ हो, क्योंकि नहीं पढ़ सकते हो। और वीडियो के साथ साथ अगर आप पढ़ेंगे बुक्स को, तो आपकी तैयारी में चार चांद लग जाएंगे। वीडियो रख लीजिएगा चला करके, और साथ ही साथ अपनी बुक्स अगर है तो बहुत अच्छा है, आप बुक्स में पेंसिल से या हाईलाइटर से क्वेश्चन को हाईलाइट करते जाइएगा। जो आपको याद है चीजें उनको छोड़ के, जो कठिन वर्ड है, जिनको नई जानकारी एक्स्ट्रा फैक्ट है, उनको हाईलाइट कर दीजिएगा। इससे आपकी तैयारी में एक अच्छा सा समन्वय बन जाएगा, जिससे आपकी आगे आने वाली जो भी विषय की तैयारी होगी वो धीरे धीरे आपको रिवीजन के टाइम कम से कम टाइम में अधिक से अधिक रिवीजन कर सकेंगे। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि किस युग में पहली बार तांबे का उपयोग किया गया था, तो पहली बार तांबे का उपयोग किया गया था ताम्रपाषाण युग। जिस युग में पहली बार तांबे का उपयोग किया गया होगा उस युग को क्या कहेंगे, ताम्रपाषाण युग कहेंगे। चलिए इसके बारे में क्या जानकारी दी गई देखते हैं। ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है, यानी नवपाषाण युग के बाद आता है ताम्रपाषाण युग। यह लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास कांस्य युग का एक ही भाग माना जाता है। इस काल में मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार भी उपयोग करने लगा था। ठीक है, इसके बाद हम जानकारी देखते हैं हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो हड़प्पा का जो हड़प्पा सभ्यता, यानी जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें एक हड़प्पा नामक शहर था। वहां पे हड़प्पा के नाम से भी ये सभ्यता जानी जाती है, हड़प्पा नाम से। तो हड़प्पा में जो सभ्यता थी उसमें एक बंदरगाह था। उस बंदरगाह का नाम, बंदरगाह जहाँ पे जहाज रुकते थे, तो वो बंदरगाह का नाम दूसरा होता है जहाजी बेड़ा। ठीक है, जहाजी बेड़ा। जहाजी बेड़ा कहाँ था, तो लोथल में था। लोथल वर्तमान में कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो लोथल के बारे में जानकारी कुछ दी गई, जान लेते हैं। लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह स्थल है। यह भारत के गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सन 1955-60 में रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। लोथल के पूर्वी भाग में 223 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा और 38 मीटर गहरा गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। हाँ, इसको देखो, जहाजी पत्तन, पत्तन नगर या गोदीवाड़ा, कई नामों से जाना जाता है। जहाजीवाड़ा, पत्तन नगर, गोदीवाड़ा, लोथल को। ठीक है, तो आप उसके बारे में जानकारी नोट करते चलिएगा। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल जो किया गया था, वो क्या तकनीक थी। तो आपको इसको बताते चले कि मोम लोपी ढलाई जो कास्टिंग थी, मोम लोपी ढलाई कास्टिंग, इसका उपयोग किया था। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की नर्तकी कांस्य की पुतली बनाने के लिए मोम लोपी ढलाई यानी लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया था। यह प्रसिद्ध मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है। इसका विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा था, उसको कहा था हिंदवी। क्या कहा था, हिंदवी। 5वीं छठी शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को हिंदवी कहा। छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए फारसी शब्द हिंदू का उपयोग किया गया। तुर्कों ने सिंधु के पूर्व के लोगों को हिंदू, उनकी भूमि को हिंदुस्तान और उनकी भाषा को हिंदवी कहा, क्योंकि जो तुर्क भाषा थे, जो तुर्की थे, वो सा को ह बोलते थे। इस वजह से उसका उच्चारण जहां जहां सिंधु सिंधु होना चाहिए था, वहां हिंदू हिंदू होता गया। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की मोहर को टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया गया था। तो वहां पे दर्शाया गया था आपका गाय को। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की मोहर को टेराकोटा कला पर गाय को, सॉरी, किसको नहीं दर्शाया गया, ये क्वेश्चन है, किसको नहीं दर्शाया गया। और बाघ, गैंडा, हाथी, तीनों तो थे ही थे। ठीक है,
इस काल की मोहरें वर्गाकार, त्रिकोणीय तथा आयताकार होती थी। मुद्रा लेख दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था, जिस तरह उर्दू लिखी जाती है। इस पर बैल, गेंडा, हाथी आदि का चित्र मिलता है। टेराकोटा, पकी हुई मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां होती थी, उनको टेराकोटा कहते हैं। टेराकोटा कला राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है, ये भी जान लीजिएगा। हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो हड़प्पा का जो 3 भागों में विभाजित नगर है उसको कहते हैं धौलावीरा। धौलावीरा जो आपका गुजरात के कच्छ के रण में मध्य स्थित द्वीप खादर में स्थित है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। नगर के महाप्रसाद प्रासाद भाग वाले उत्तर में एक विस्तृत, संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले। इसके उत्तर में नगर का मध्य भाग है, जिसे पूर्व की संज्ञा दी गई। इसके पूर्व नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित है, जिसे निचला शहर या आवम नगर कहा जाता है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर। धौलावीरा की खोज 1967 से 68 में जेपी जोशी ने की। धौलावीरा से विशाल जलाशय के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। चलिए इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी सिंधु सभ्यता में कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ठीक है, तो यहाँ कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल है, पाटलिपुत्र नहीं है। ठीक है, तो ये भी देखते चलिए। लोथल से प्राप्त वस्तुएं युगल समाधि, पत्तन, पत्तन मतलब वही जहाजी बेड़ा, ठीक है, बंदरगाह से होते हैं। घोड़े का अवशेष, धान की भूसी तथा वृत्ताकार अग्निवेदिका। ठीक है, अग्निवेदिका मतलब जो जिसे हवन कुंड कहते हैं। रोपड़ से प्राप्त वस्तुएं तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता, कालीबंगा से जुटे हुए खेत, अग्निकुंड आदि के अवशेष प्राप्त हुए। पाटलिपुत्र की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र ये था मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। जब हम पढ़ेंगे ये प्राचीन भारत में ही पढ़ेंगे अभी मौर्य साम्राज्य, तो उस साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य की एक राजधानी थी पाटलिपुत्र, जहाँ तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे, जो कि शासक अशोक से संबंधित थे। अतः पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से वंचित है, यानी संबंधित नहीं है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है मृतकों का टीला। तो माउंट ऑफ द डेड इसको कहते हैं, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। ठीक है, ये ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया 2018 में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगरीय सभ्यता थी, जिसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंध नदी के दाहिने तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो शब्द का अभिप्राय मृतकों का टीला यानी माउंट ऑफ द डेड होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर से प्राप्त हुआ था, जिसके मध्य स्थित स्थान कुंड लगभग 7.01 मीटर चौड़ा या 11.89 मीटर लंबा तथा 2.44 मीटर गहरा था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। भाव चित्रात्मक का मतलब होता है कि जो भी विचार आते थे उनको उद्धृत कर दिया जाता था शिलाओं पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने इतनी जानकारी ली है तो आप इस क्वेश्चन को पढ़कर टिक कर सकते हैं। जैसे सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले थे, हाँ थे, करते थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से का अनाज भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। सिंधु लोग कुत्ते, बिल्ली और घोड़ों बड़े पैमाने पर पालते थे। इसका आंसर होगा कि सिंध के लोग कपास उत्पादन करते। कौन सा कथन सत्य है? इनमें कौन सा कथन सत्य है? कपास का उत्पादन करते थे, लकड़ी के भंडार नहीं थे, मिट्टी के भंडार थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो एवं देखिए इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों पर पाए गए सूती वस्त्रों के रेशों से इस बात का पता चलता है कि कपास की खेती भी की जाती थी। इस सभ्यता की परिपक्वता के चरण से कम 2000 वर्ष पूर्व में मेहरगढ़ पुरास्थल पर कपास के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो कपास के अवशेष कहाँ से मिले थे? मेहरगढ़ पुरास्थल से। सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया था। ऐतिहासिक काल में मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का उपयोग किया जाने लगा तथा यूनानियों ने इसे सिंडन कहा, जो सिंधु का ही रूपांतर है। हड़प्पाई लोगों को कुल 9 फसलें ज्ञात थीं। गेहूं की 3 किस्में, जौ की 2 किस्में, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल। सिंधु सभ्यता के लोग अनाज को रखने के लिए मिट्टी के बने बड़े बर्तनों का प्रयोग करते थे। जैसा कि ऊपर दिया गया था लकड़ी के बने, तो लकड़ी का गलत है। बल्कि हम बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करते हैं तो ये चतुर्भुज था। चतुर्भुज को अगर हम 20 से मिला दें विकर्ण तो 2 त्रिभुजाकार आकृति बनती है। और इसका जो विस्तार था तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में मेरठ जिले तक, ठीक है, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है, अगर उसका हम पश्चिमी भाग की बात करें तो वर्तमान यूपी के पश्चिमी भाग मेरठ जिला के दायमाबाद महाराष्ट्र का और यूपी का मेरठ जिला था, वहां तक विस्तार था इसका, इसके आगे नहीं था। और पश्चिम बंगाल तो आपको पता ही है कहाँ पड़ता है, भारत के नक्शे में तो बहुत ही आगे है, तो वहां तक तो कैसे ही होगा, इसी अंदाज अगर लगा ले तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले तक ये सभ्यता देखने को मिलती है। ठीक है, इसके आगे नहीं थी। यद्यपि घोड़े का प्रमाण प्राप्त होता है, परंतु घोड़े को बड़े पैमाने पर पालने का प्रमाण नहीं मिलता है। अतः विकल्प ए सही उत्तर होगा। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि सिंधु लोग कुत्ते, बिल्ली और घोड़ों, यदि घोड़ा नहीं होता तो ये इसका विकल्प सही हो सकता था, चौथा नंबर। ठीक है, इसलिए तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ के करना था।
इसके भी एग्जाम में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो लोथल की किसने की थी खोज, ये हम देख लेते हैं। लोथल की खोज किसने की थी, है ना, लोथल की जो खुदाई थी वो किसने की थी? तो लोथल सैंधव सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। लोथल का टीला अहमदाबाद यानी गुजरात जिले में सरगवल नामक इस ग्राम में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। 55 से 60 के मध्य SR राव के निर्देशन में वहां खुदाई की गई थी। यहाँ के नगर 2 भागों में विभाजित थे। दुर्ग यानी जिसे गढ़ी कहते हैं का निचला नगर था। संपूर्ण बस्ती एक ही प्राचीर से घिरी होती थी। प्राचीर बोलते हैं दीवाल को, ठीक है। लोथल से मनका बनाने का कारखाना, गोदीवाड़ा दान के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला था? तो सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों सुरकोटदा से मिला था। कहाँ से मिला था? सुरकोटदा। सुरकोटदा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से घोड़े की अस्थियां तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए। सुरकोटदा से समाधान की एक नई विधि कलश समाधान का उदाहरण प्राप्त होता है। लोथल से घोड़ों की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष प्राप्त होते थे। तो ये तो थे सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 11 क्वेश्चनों में हमने बहुत ही अच्छे से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में परिचित हो गए होंगे। आगे हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। उपनयन समारोह से आपका क्या तात्पर्य? ठीक है, तो देखो जब 16 संस्कार होते हैं जिन व्यक्ति के जीवन के, उनमें से एक पहला संस्कार जो है वो उपनयन संस्कार है। पहला तो नहीं कहेंगे इसको। उपनयन संस्कार का मतलब होता है जिसे हम आप अभी देखते होंगे, जैसे आपके घर में कहीं उत्तर भारत में देखने को मिलता है कि शादियां होती हैं तो जो वर यानी लड़का होता है उसको जनेऊ धारण करवाया जाता है। उपनयन संस्कार उसको कहते हैं, जनेऊ धारण करना यानी यज्ञोपवीत संस्कार जिसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ यानी यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है, जिसमें 3 धागे होते हैं जिन्हें सत, रज एवं तम का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन समय से आज के समय में इस संस्कार का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। पहले इस संस्कार को शुद्धिकरण संस्कार के रूप में जानते थे, जिसके उपरांत शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। यानी ये तब होता था जब व्यक्ति 5 वर्ष की अवस्था में गुरु के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे, तब उपनयन संस्कार होता था। लेकिन आज कब होता है? जब शादी करने जाते हैं। तो आप देखते ही होंगे शादियों में। इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता है। द्विज मतलब जिसका दोबारा जन्म हुआ हो। पहले यह अनिवार्य नहीं था, परंतु कर्म कांडों में इसे अनिवार्य कर दिया गया। अतः सामान्यता विवाह पूर्व किया जाने लगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ उद्धृत है? सत्यमेव जयते महावाक्य आपको पता ही होगा, मुंडकोपनिषद में उपनिषद है। वैसे हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में 250 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। इसका अर्थ सत्य की सदैव विजय होती है। वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण को ही हम क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहलाते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। वे वेदों के गद्य भाग हैं जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। आरण्यक क्या होते हैं? आरण्यक शब्द का अर्थ वन में लिखा जाने वाला है। इन्हें वन पुस्तक कहा जाता है, जिन्हें जंगलों में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के द्वारा लिखा गया था। उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद शब्द ब्रह्म विद्या या आत्म विद्या का प्रकाशक है। उपनिषद शब्द 3 शब्द उपनिषद के संयोजन से बना है। उप निकट, निहि श्रद्धा, शद बैठना। अतः उपनिषद शब्द का अर्थ होता हुआ है शिष्य का गुरु के निकट उपदेश प्राप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक परमत्व का गूढ़ उपदेश सुनने के लिए बैठना। ये वेदों के अंतिम भाग हैं, इन्हें वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, अगली हम बात करते हैं क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो कौन देता है? तो उपनिषद ही देती है। उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। ये वैदिक वावन्य के अभिन्न भाग हैं। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञान कोश मानते हैं। ये संस्कृत से जुड़े हैं। 17वीं सदी में दारासिकों ने उपनिषदों को फारसी अनुवाद शिर्द ए अकबर नाम से किया। इसके साथ ही हम अगला देखते हैं, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्ता का वर्णन में मिलता है इंद्र का। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 रचाएं। ऋग्वेद पढ़ने वाले विषयों को होत्र मतलब होता है कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। इंद्र को वृत्तासुर हंता
क्या कहते हैं, वृत्तासुरहंता, पुरविंद, पुरंदर, सोमापा, मदवान आदि नामों से उद्घोषित किया गया है। ये इंद्र के पर्यायवाची के रूप में भी आप याद कर सकते हो। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद आप सभी को पता होगा कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसकी रचना संभवतः सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। इसके वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास ने किया। ऋग्वेद के काल के संबंध में विद्वानों के मतभेद हैं। बाल गंगाधर तिलक वैदिक सभ्यता का आरंभ 6000 ईसा पूर्व मानते हैं, जबकि याकोबी 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व मानते हैं। जबकि मैक्स मूलर का मत है कि ऋक संहिताओं का काल 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो इसका उपरोक्त है कि मनुस्मृति में भी आता है, न्याय मीमांसा में भी आता है और अर्थशास्त्र में भी आता है। ठीक है, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली और सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का सबसे प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद में मनु को मानव जाति का पिता कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के मतलब किसका ब्राह्मण वेद है? ये ब्राह्मण मूल पाठ है, तो ये बात करते हैं यजुर्वेद की। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ दिया गया है, वेद और उनके ब्राह्मण निम्नलिखित हैं। ऋग्वेद का है ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकीय ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद की बात करते हैं शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद की बात करते हैं तैत्तिरीय ब्राह्मण है। सामवेद की बात करते हैं तो पंचदशी ब्राह्मण यानी तांडप जैमिनी है। अथर्ववेद की बात करते हैं गोपत ब्राह्मण। ठीक है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ये आपको पता होगा, सावित्री अर्थात देवता सूर्य को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सविता यानी सावित्री देवता को समर्पित है, इन्हीं को सूर्य भी कहते हैं। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं। कौन से मंडल? ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं। इस लाइन को अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि पहला ऋग्वेद का जो मंडल है वो छूटा हुआ है इसमें। जब सूर्य चमकने लगता है तब उसे सविता कहा जाता है, यह आकाश का देवता है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन पुराण आपको पता होना चाहिए, मत्स्य पुराण है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इनकी संख्या 18 है। पुराणों का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान एवं इनका संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया। इनमें 5 मत्स्य, वायु, ब्रह्मण, विष्णु, भागवत पुराण सबसे प्रमुख हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है एवं प्रमाणित है। पुराण संभवतः 3री और 4थी सदी में लिखे गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, सशस्त्र शास्त्र, योग वेद, आयुर्वेद। तो आपको बताना है, इसमें सशस्त्र शास्त्र कहीं भी हमें देखने मिलेगा। उपवेद की बात करते हैं। उपवेद से संबंधित माने जाते हैं। उपवेदों की संख्या 4 है। आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद एवं शिल्प वेद, स्थापत्य वेद जिसको कहते हैं। ठीक है, शिल्प वेद को। जबकि योग वेद उपवेद नहीं है। धनुर्वेद, यजुर्वेद और उपवेद आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है तथा शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो इंद्र की बात करते हैं तो वर्षा एवं चक्रवात के देवता हैं, इनको याद करिएगा आप। ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उनकी पूजा करते थे। देवों की पूजा की प्रधान विधि थी स्तुति पाठ करना एवं यज्ञ में बलि चढ़ाना। प्रारंभ में आर्यों में प्रमुख देवता वरुण थे, लेकिन ऋग्वेद के रचना काल तक इंद्र सर्वप्रमुख देवता हो गए थे। इंद्र युद्ध का देवता, दुर्गों को तोड़ने वाला यानी पुरंदर तथा वर्षा व चक्रवात का देवता माने जाते थे। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 रचनाओं का वर्णन, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे बात करते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल की हम बात करते हैं तो राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो उनका नाम था जीवक बिंबिसार। देखिए यहाँ पे हम बिंदुसार और बिंबिसार दोनों में करके देते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले किसको पढ़ना होता है? बिंबिसार को, इसके बाद में आते हैं बिंदुसार। बिंदुसार होते हैं मौर्य वंश में और बिंबिसार है हर्यक वंश में। ठीक है, तो बिंबिसार की हम बात कर लेते हैं। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे, जिन्हें भगवान बुद्ध की निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा गया था। अजातशत्रु पूर्वी भारत में मगध के हर्यक वंश का एक राजा था, जो कि बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु को और उदयन हुआ, उदयन के बाद और भी इनके हुए। यहाँ हर्यक वंश इसलिए कहा गया, ये पितृहंता वंश भी इनको कहा जाता है। ये अपने अपने पिताओं की मृत्यु करके आगे राजा बनते चले गए। अगला हम बात करते हैं बौद्ध एवं जैन धर्म से क्वेश्चन आएंगे। बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? तो बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक सिद्धांत है अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में सबसे मौलिक है। भगवान महावीर ने भी अहिंसा का प्रमुख स्थान दिया। अहिंसा परमो धर्म। जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं।
अहिंसा यानी जीवों को चोट ना पहुंचाएं, सत्य यानी झूठ ना बोलना, अस्त्य यानी चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी संपत्ति का संचय ना करना, और ब्रह्मचर्य यानी किसी भी स्त्री से संसर्ग की मनाही। अगला हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ था निरंजना नदी के तट पर। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है इनको। ठीक है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसको हम क्या कहते हैं? धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। धम्म चक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। जिस मुद्रा में हम गौतम बुद्ध की अधिकांश मूर्ति को देखते हैं वही मुद्रा धम्म चक्र प्रवर्तन है। गौतम बौद्ध धर्म में प्रवर्तन। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी यानी आधुनिक नेपाल में पड़ता है, वर्तमान समय नेपाल में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाकगढ़ के प्रधान थे तथा माता महामाया कोलिय गणराज्य की कन्या थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा गया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कहाँ किया गया था? राजगीर में। राजगीर की बात करते हैं तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व राजगीर में हुआ था। यह संगीत मगध सम्राट अजातशत्रु के काल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र, चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुई थी। अन्य 3 बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित रूप से हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो 383 ईसा पूर्व वैशाली में सभा कामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासन में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत की बात करते हैं 250 ईसा से 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मोगल पुत्र तिस्र अध्यक्ष थे और अशोक का शासनकाल था इस समय। चतुर्थ बौद्ध संगीत की बात करते हैं तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुंडलवन, जो कि कश्मीर में पड़ता है, में वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में संपन्न हुई थी। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया था? तो 16 महाजनपद थे। तब 16 महाजनपदों का ही उल्लेख मिलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख माना गया है। अगली हम बात कर लें क्वेश्चन की। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का स्थापन यानी निर्माण लिया गया, वो कहाँ किया गया है? तो कुशीनगर में किया गया। 2013 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मैत्रेय परियोजना के तहत सबसे ऊंची यानी 200 फीट भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा उनके महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में स्थापित करने का निर्णय लिया। ज्ञातव्य है कि इस प्रोजेक्ट का पुनर्सन्यास वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो बुद्ध को महापरिनिर्वाण की बात करते हैं तो कुशीनगर में ही प्राप्त हुआ। अगले पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कुछ घटनाएं थी बुद्ध के जीवन से संबंधित है, उनको हम बात कर लेते हैं। जैसे जन्म की बात करते हैं तो लुम्बिनी यानी नेपाल 563 ईसा पूर्व में, गृह त्याग यानी महाविनिष्क्रमण 534 ईसा पूर्व, ज्ञान प्राप्ति की बात करते हैं बोध गया बिहार में हुआ। मृत्यु की बात करते हैं जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया, कुशीनगर 483 ईसा पूर्व में उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगली हम बात करते हैं किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो इन्होंने महाबोधि मंदिर समूह की बात करते हैं। महाबोधि मंदिर समूह बिहार के गया जिले में स्थित है। इसका निर्माण ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। वर्तमान मंदिर 5वीं 6वीं शताब्दी में बनवाया गया, जो कि पूरी तरह से ईंटों से निर्मित है। यहीं पर गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध बनने के पश्चात सर्वप्रथम तपसु और भल्लिक नामक 2 बंजारों को बोध गया में ही बौद्ध धर्म की दीक्षित किया गया। बौद्ध धर्म का प्रचार किया। महाबोधि मंदिर समूह को वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची स्थल में शामिल किया गया। गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित में से धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र यानी धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया, वो कहाँ पर दिया? तो वो सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को सारनाथ यानी उत्तर प्रदेश वाराणसी में दिया। सारनाथ को ऋषिपत्तनम नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। तो वह थी जगह कुशीनगर। कहाँ थी? कुशीनगर। कुशीनगर के साथ हम बात कर लेते हैं क्या है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तन महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर ग्राम में चंद यानी लोहार के यहाँ सुकर्मा दव भोजन ग्रहण करने के बाद हो गई। यानी सुकर्मा भोजन मतलब जो बासी भोजन होता है, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है, जिनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है?
अभिधम पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक, उपासका पिटक। तो उसमें से देखिए आपको उपशाखा पिटक नहीं मिलता कहीं भी, अभिधम पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक में मिलता है। इसी को मिला करके त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है। बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी, उनके उपदेश मौखिक ही होते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों को संग्रह त्रिपिटकों में किया। इनकी रचना पाली भाषा में की गई। त्रिपिटक में सुत पिटक यानी धर्म संबंधित बातों की चर्चा, अभिधम पिटक में दार्शनिक विचारों का संकलन और विनय पिटक में नीति संबंधी बातों का उल्लेख किया गया। तीनों पिटक अलग अलग हैं, तीनों पिटक में अलग अलग बातें की गई हैं। अच्छे से आप इसको पढ़िएगा। त्रिपिटक की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्रिपिटक बौद्धों से संबंधित है। त्रिपिटक पाली यानी त्रिपिटक शाब्दिक अर्थ तीन पिटारी यानी बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। इससे सभी बौद्ध संप्रदाय यानी महायान, थेरवाद, वज्रयान, मूल सर्वास्तिवाद आदि मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को आप जानते होंगे बोधि बुद्ध जिन ज्ञान, जिन किनको कहा गया, जिन आपको पता होगा महावीर जी को कहा गया था और बुद्ध जी को क्या कहा गया था, तो आप बताइएगा कमेंट करके। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। ज्ञान प्राप्ति के बाद देखो मैं बता देता हूँ, इसमें ज्यादा दिमाग में बुद्ध कहा गया। ठीक है। गौतम बुद्ध को जन्म लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व में हुआ। गौतम बुद्ध ने बिहार के बोधगया में महाबोधि वृक्ष यानी पीपल वृक्ष के नीचे वर्षों तक कठिन तपस्या साधना कर ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध या तथागत के रूप में भी जाना गया। ठीक है। तथागत इनको कब कहा गया? जब इनको ज्ञान प्राप्त हुई। ठीक है। अगला हम बात कर लेते हैं, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो आप इसको बताएंगे। बोध गया के बारे में आपको पता होना चाहिए। बोध गया में क्या हुआ था? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म इसने 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फागुन नदी के तट पर बौद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम यानी मृग दाव जिसे बोलते हैं 5 ब्राह्मणों को दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश प्राप्ति बोध गया में हुई। उन्होंने पहला धर्म उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम मृगदाव में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। यहाँ पे ऋषिपत्तनम में सन्यासी हमने अभी भी पढ़े ऊपर 5 ब्राह्मणों को उन्होंने दिया था। धर्म चक्र प्रवर्तन नाम कहलाया। ये इससे ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, बार बार पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, इसका अर्थ क्या है? कैवल्य का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ठीक है। ये आपका चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन। कैवल्य का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना होता है। कैवल्य अर्थात ब्रह्म विद्या का वह ज्ञान जो संशय रहित और स्थायी हो, या विवेक उत्पन्न होने पर औपाधिक दुख सुख अहंकार प्रारब्ध कर्म और संस्कार के लोप हो जाने से आत्मा के चित्त स्वरूप होकर आवागमन से मुक्त हो जाने की स्थिति को कैवल्य कहते हैं। यानी व्यक्ति आत्मा और शरीर के बीच के जो फंदे होते हैं उनको भूल जाता है। 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? आपको बताना है। तो महावीर स्वामी जी थे इनके 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए थे। जैन धर्म के प्रथम ऋषभदेव थे तीर्थंकर। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए, जिसका अर्थ होता है कि अपनी साधना में अतुल्य पराक्रम दिखाना। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत सत्य अहिंसा अस्तित्व अपरिग्रह का प्रतिपादन किया। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य 5वां नामक व्रत इसमें जोड़ा था। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? अभी हमने पढ़ा ऊपर, ऋषभदेव थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। जैन धर्म में कुल 24 हुए, जिनमें से ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, 22वें अरिष्टनेमी, 23वें पार्श्वनाथ एवं 24वें महावीर थे। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अजितनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। इस धर्म में महात्माओं की उपाधि तीर्थंकर है। यानी तीर्थंकर किसको कहते हैं? जैसे हम आजकल महात्माओं लोगों को जानते हैं, उन्हीं के बारे में तीर्थंकर कहा गया। जैन धर्म में 3 रत्न की बात की गई थी और बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की बात की गई थी। निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या है? जैन धर्म में देखो सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण ही त्रिरत्न है। जैन धर्म के संस्थापक 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी 24वें थे। इनका जन्म की बात करते हैं महावीर जी की, तो 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिए।
जैन धर्म के निर्माण की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न अनुशीलन आवश्यक है। जैन धर्म में त्रिरत्न है: सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, सम्यक आचरण यानी सुख दुख में समभाव आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन, अगली टॉपिक देखते हैं, मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य। अब हम बात कर लेते हैं मौर्य काल के बारे में। निम्न में तो कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवानामप्रिय प्रियदर्शी भी कहा जाता था? तो सम्राट अशोक के बारे में बात की गई है यहाँ पर। उनको कहा गया है ये बौद्ध धर्म से सबसे प्रतापी राजा थे। इनका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा था। इसके बाद हम बात करते हैं राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइएगा। तो उनका नाम था चरक। चरक कुषाण राजा कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। वे आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान और कनिष्क के राजवैद्य थे। चरक चरक संहिता औषधि शास्त्र के ऊपर प्राचीनतम रचना है। उल्लेखनीय है कि कनिष्क की राज्यसभा में नागार्जुन, पाकर, वसुमित्र, मातृचेट, संरक्षक आदि विद्वान निवास करते थे। नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना में किससे संबंधित राजा का नाम बताइएगा? तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। मौर्य काल में नगर पालिका प्रशासन की विस्तृत प्रणाली की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। यानी नगर प्रणाली में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने दी थी। ठीक है, नगर प्रशासन के लिए एक सभा होती थी जिसका प्रमुख नागरक अथवा प्रमुख होता था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया। महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं। प्रथम समिति की बात करते हैं, औद्योगिक कलाओं तथा कारीगरों का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति जो थी विदेशी यात्राओं का भोजन, निवास, चिकित्सा का प्रबंधन करती थी। तृतीय समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। चतुर्थ समिति की नगर के व्यापार वाणिज्य की देखरेख करती थी। पांचवी समिति उद्योग समिति की जो वस्तुओं में मिलावट को रोकती थी। छठी समिति कर समिति थी जिसका काम क्रय विक्रय की वस्तुओं पर कर वसूलना होता था। कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगति आयोजन की गई थी? तो ये थी चौथी कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल के दौरान कश्मीर के कुंडलवन नामक ग्राम स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इस संगति में बौद्ध रिपोर्टों के प्रमाणिक पाठ तैयार हुए थे। विभाषा शास्त्र आदि बौद्ध ग्रंथों का संकलन किया गया। आयोजन में लगभग 500 विद्वान भिक्षुओं ने भाग लिया था। कनिष्क के समय ही बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो संप्रदाय हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका पुस्तक का यहाँ पे आपको लेखक बताना है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिका पुस्तक की हम बात कर लेते हैं। तो इंडिका पुस्तक लिखी थी आपकी मेगास्थनीज ने। मौर्यकालीन भारत में विवरण वाली इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के समय के प्रशासन के बारे में उल्लेखनीय है। मेगास्थनीज 304 से 299 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। फायान की बात करते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आए थे। इनकी रचना थी फोक्यू की 399 से 411 ईस्वी में। हैनसांग जो आए थे हर्षवर्धन की, इनकी रचना थी सीयू की 629 से 645 ईसा पूर्व। चरक संहिता संबंध किससे है? तो चरक संहिता का चिकित्सा से संबंध है। चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान थे जो कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे, उनके दरबार में रहते। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है। रोगनाशक एवं रोग निरोधक औषधियों का उल्लेख है। यह संस्कृत भाषा में लिखित है। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। इस काल में न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई बल्कि उद्योग, पशुपालन, व्यवसाय, खनिज उत्खनन एवं व्यापार आदि अति प्रगति पर थी। आर्थिक व्यवस्था का आधार कृषि था। धीरे धीरे व्यापार को महत्व बढ़ने लगा। अर्थव्यवस्था में नई भूमि पर कृषि को प्रोत्साहन देने की बात की गई। अशोक के प्रधान शिलालेख में सबसे बड़ा शिलालेख की बात करते हैं तो 13वां शिलालेख है। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है। अशोक के शासन के 8वें वर्ष होने के बाद होने वाले कलिंग युद्ध का वर्णन भी इसी में मिलता है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूर्वी प्रांत कलिंग की कलिंग की अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा साइड में पड़ता है वर्तमान में। की राजधानी कौन सी थी? तो ये वह तोशली। अशोक के आक्रमण के समय कलिंग यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी तोशाली थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष 261 ईस्वी में कलिंग की विजय की। इसका उल्लेख उनके 13वें शिलालेख में मिलता है। इसी युद्ध के बाद अशोक ने धर्म विजय की नीति अपनाई। यानी इस युद्ध के बाद उनका हृदय बहुत परिवर्तन हो गया था। बहुत नरसंहार देख करके इससे उन्होंने धर्म विजय की नीति अपनाई थी, यानी धर्म को अपना लिया था। देवनामप्रिय नाम किसे दिया गया? तो अशोक को दिया गया था। देवनामप्रिय नाम अशोक को दिया गया था। बाबरू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी जबकि मास्की में बुद्ध शाक कहा गया। मास्की, गुर्जरा, नत्तूर और उडेगोलम अभिलेख उनका नाम अशोक मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक का नाम उल्लेखित मिलता है। निम्नलिखित किसके बीच तक्षशिला शहर नगर स्थित है? तो ये तक्षशिला जो है सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित है। तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। तक्षशिला प्राचीन
काल में गांधार राज्य की राजधानी थी। रामायण के अनुसार भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इसका नाम तक्षशिला रखा था। तक्षशिला प्राचीन काल से शिक्षा के लिए विश्वविख्यात रहा है। यहीं पर तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? तो ये 13वां शिलालेख है जो कलिंग के उल्लेख विजय करता है। साथ ही बात करते हैं सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए कुल 14 शिलालेख प्राप्त हुए, जिसमें से 13वां अभिलेख सबसे बड़ा माना गया है। 13वें अभिलेख से सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है। नंद वंश के पतन के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया तथा सुरक्षा की दृष्टि से कलिंग को जीतना आवश्यक था। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए एवं 1.5 लाख लोग विस्थापित हुए, जिसका अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को लागू कर दिया। अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष में कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका सारनाथ में। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष सारनाथ से लिया गया। इस स्तंभ में 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए बैठे हैं। इसे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस प्रसिद्ध राजनीतिक कलाकार को निम्नलिखित सभी नामों में से जाना जाता था। इसके अलावा अन्य नाम क्या थे? तो समुद्रगुप्त की बात करते हैं। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति के नाम है। समुद्रगुप्त इनमें अलग हैं। कौटिल्य को भारतीय राजनीति विचारक माना जाता है। इनके अलावा इनका नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य है। इसने विश्व प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की, जो कि राजनीति, लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र की प्रमाणित पुस्तक है। मौर्य वंश की स्थापना चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान है। कौटिल्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता था, जबकि समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का महान सम्राट था। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो शहबाजगढ़ी वाले शिलालेख में। शहबाजगढ़ी एक गांव व ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के मर्दान जिले में स्थित है। यह स्थल सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। इस शिलालेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। 30 जनवरी 2004 में यूनेस्को द्वारा इस ऐतिहासिक स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अशोक के सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। लघु शिलालेख, स्तंभ लेख एवं गुहा लेख की लिपि ब्राह्मी है, जबकि वर्तमान भारत में बाहर पाए गए कुछ शिलालेख की लिपियां भिन्न भिन्न है। यथा शहबाजगढ़ी एवं मानसेरा अभिलेख की खरोष्टी लिपि है। तक्षशिला अभिलेख की अरमाइक लिपि है। सरेकुना यानी कंधार अभिलेख यूनानी एवं अरमाइक लिपि के द्विभाषित है। लगमान अभिलेख की बात करें तो अरमाइक लिपि है। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? प्रतिमान से यह मतलब है कि स्तंभ कौन सा है, तो स्तंभ है। मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ है। प्रतिमान मतलब प्रतीक चिन्ह क्या है उन्होंने, तो स्तंभ है मौर्य काल का। मौर्य कला का विकास भारत में मौर्य साम्राज्य के युग में 4वीं से 2री सदी ईसा पूर्व हुआ है। सारनाथ और कुशीनगर जैसे धार्मिक स्थानों के रूप में स्वयं सम्राट अशोक ने इसकी संरचना की। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो क्या चीज नहीं थी? गुर्जर था, कर्नाटक था, कश्मीर था, कामरूप नहीं था। कामरूप की बात करते हैं तो आपको बताना है कामरूप वर्तमान में किसका नाम है। कामरूप कर्नाटक के मौस्की अभिलेख तथा दतिया जिले के गुर्जरा अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य कर्नाटक तथा गुर्जरा तक विस्तृत था। अशोक का कश्मीर पर ही अधिकार था। कलहड़ की राजधानी के अनुसार उसने यहाँ पर श्रीनगर को बसाया। गुर्जरा शासक का उज्जैन क्षेत्र भी अशोक के अधीन रहा। कामरूप की बात कर लेते हैं तो ये असम का पुराना नाम है, अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो आपको बताना है बृहद सांची स्तूप निर्माण अशोक ने करवाया था। इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। सांची मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिला जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पड़ता है। योग दर्शन के प्रवर्तन कौन थे? तो योग दर्शन के प्रवर्तन आपको बताने हैं, जिनका हम आजकल नाम बहुत सुनते हैं। महर्षि पतंजलि थे। इनका जन्म गोनारद यानी गोनिया में हुआ था। माना जाता है कि ये व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे। भारतीय दर्शन साहित्य में महर्षि पतंजलि के लिखे हुए 3 ग्रंथ मिलते हैं, योग सूत्र, महाभाष्य, आयुर्वेद पर ग्रंथ। दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे। पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि का गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस ग्रंथ इस समय के दौरान लिखा गया था। तो आपको बताना है किस वंश की बात कर रहे हैं, तो शुंग वंश की बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने देख लिया ऊपर ही पुष्यमित्र की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग इनका पूरा नाम था। शुंग वंश की बात हो रही है। मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त को उनके सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की।
मालकाभिमित्र तथा दिव्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर के बरार यानी विदर्भ तक तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर के पूर्व में मगध तक विस्तृत था। शुंग राजवंश के शासनकाल में ही पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। प्राचीन भारत में महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये थे पुष्यमित्र शुंग के। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा ऊपर। उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी नामक पुस्तक, व्याकरण ग्रंथ के महाभाष्य नामक टीका लिखी थी। अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग के 2 बार अश्वमेध यज्ञ करने की जानकारी प्राप्त होती है, जिन्हें संपन्न कराने का श्रेय पतंजलि महर्षि को जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कनिष्क प्रथम के शासन काल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो उस समय थे चरक। चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विद्वान के रूप में विख्यात थे। वे कुषाण राज्य के राज्य वैद्य थे। इन्हें आयुर्वेद के पितामह के रूप में जाना जाता था। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। ये कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कनिष्क प्रथम 78 ईस्वी से 105 ईस्वी तक के दरबार में रहे थे। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ये थे आपके चीनी तुर्किस्तान के। चीन पर कब्जा करने में असफल होने के कारण ये मध्य एशिया में जाकर बसे। ये यूची जाति के लोग थे। कुषाणों में सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क था। इसने भारत पर शासन किया। पेशावर और मथुरा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। अब हम बात करते हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य की। गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य से हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया? तो यहाँ बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। 375 ईस्वी से 415 ईस्वी के दरबार में इनके दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। नवरत्नों में सम्मिलित विद्वान धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, घटपर्रक, कालिदास, वेताल भट्ट, बररुचि और बराहमीर उज्जैन में विक्रमादित्य के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित की गई थी? तो इसका नाम था कन्नौज। हर्षवर्धन प्राचीन उत्तर भारत का एक सम्राट था, जिसने 606 ईस्वी से लेकर के 747 ईस्वी तक शासन किया। यह पुष्यभूति वंश का था। इन्होंने शासनकाल में अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। निम्नलिखित किस शासक के दरबारी कवि हरिशरण थे? तो हरिशरण थे समुद्रगुप्त के। हरिशरण समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। 4वीं शताब्दी में संस्कृत के महान कवि और गुप्त सम्राट के समुद्रगुप्त के मंत्री थे। इनके द्वारा ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेखीय स्रोतों में से एक है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी था और गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो भारतीय इतिहास में धन्वंतरी की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को संबोधित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। धन्वंतरी गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो 375 से 415 ईस्वी तक दरबार में रहे थे। ये शल्य क्रिया के प्रवर्तन एवं प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक धन्वंतरी थे। अन्य छपड़क थे, शंकु थे, बेताल भट्ट थे, घटपर्णक थे, वररुचि थे, अमर सिंह थे, बराहमीर थे, कालिदास थे। ये तो आपने पहले ऊपर पढ़ लिए हैं। आगे बात करते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था, 57। विक्रम संवत अत्यंत प्राचीन संवत है। विक्रम संवत का प्रणेता सम्राट विक्रमादित्य को माना जाता है। इन्होंने लगभग 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत का प्रारंभ किया था। संवत की बात कर लेते हैं और प्रारंभ और प्रणेता की बात कर लेते हैं। तो विक्रम संवत की बात करते हैं 57 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रणेता थे इनके विक्रमादित्य। शक संवत की बात करते हैं 78 ईसा पूर्व में होता है, कनिष्क थे। हिजरी संवत 622 ईसा मोहम्मद साहब थे इनके। खगोलविद बराहमीर और कवि कालिदास इसके दरबार के हिस्सा थे। तो ये थे विक्रमादित्य के दरबार में। खगोलविद बराहमीर, जो बराहमीर थे वो खगोलविद थे और कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रमुख कवि थे। समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा उपाधियां थी। विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत थी। चंद्रगुप्त के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली निवास करती थी। यथा कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटपर्रक, घटर क्या है, घटकर पर अजीब नाम है थोड़ा, आप देख लीजिएगा। बराहमीर, वररुचि। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था। इनमें से कौन 5 इंडीज थे? 5 इंडीज की बात करते हैं तो पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये थे। ठीक है, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का महान शासक था। इसने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया। वेनसांग के अनुसार हर्ष ने उत्तर के 5 राज्य पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार का पुराना नाम मिथिला है और उड़ीसा तक अधिकार किया था। हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया।
यह एक अच्छा नाटककार और कवि भी था। इन्होंने नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक नाटक की रचना की। ये विद्वान संभवतः उज्जैन दरबार को संबोधित करते थे, जो चंद्रगुप्त की द्वितीय राजधानी थी। साथ ही हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया। तो ये था प्रयाग। प्रयाग का वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया, कहा जाता है 5वें वर्ष प्रयागराज में महा मोक्ष परिषद आयोजन हुआ था तथा भारी दान करता था जो इस आयोजन में। वर्तमान में महामोक्ष को कुंभ के तौर पर देखा जाता है। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ शासक थे? तो आपको पता होगा कहाँ थे, थानेश्वर थे, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था, कहाँ से राजधानी अपनी इन्होंने स्थानांतरित की थी। कश्मीर छोड़कर उन्होंने समस्त उत्तर भारत का राज्य किया। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठे थे तथा बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो इनके नाम था प्रभावती गुप्ता। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका थी प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इनका विवाह वाकाटक वंश यानी महाराष्ट्र के शासक रुद्रसेन से हुआ था। इनका प्रमाण प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। उन्होंने अपने पति रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु उपरांत स्वयं अपने पुत्र प्रवरसेन द्वितीय की संरक्षिका बनकर शासन संभाला था। राजपूत वंश हम पढ़ लेते हैं। 12वीं शताब्दी में आरंभ में दिल्ली पर शासन किसने किया था? तो ये थे तोमर वंश। तोमर वंश की बात कर लेते हैं तो 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। अनंगपाल दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे। इस वंश के अंतिम शासक तेजपाल द्वितीय थे। तोमर वंश या कुंतल, तंवर कहें या कुंतल, उत्तर पश्चिम भारत का एक गोत्र है जो जाट, गुर्जर और राजपूत जाति में पाया जाता है। तोमर वंश के बाद ही यहाँ पर चौहान वंश आता है। जयचंद्र के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद्र कहाँ और कब मारा गया? तो ये आपको पता होगा, चंद्रावर के 1194 ईस्वी में युद्ध में गौरी के कन्नौज के शासक पर जयचंद्र पर आक्रमण करने से भारत आया था, जो कि कन्नौज और इटावा के बीच में चंद्रावर नामक स्थान पर गौरी और जयचंद्र के बीच युद्ध हुआ था। जयचंद्र युद्ध में पराजित हुआ और मारा गया। कन्नौज के राठौर वंश के शासक जयचंद्र ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के साथ नहीं दिया, इसलिए उनकी पुत्री का अपहरण किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? चेर, राजपूत, पांड्य, चोल। तो यहाँ राजपूत वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक काल राजपूत काल कहलाता है। इस काल में महत्वपूर्ण राजपूत वंश में राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, गढ़वाल वंश आदि आते हैं। राजपूत वंश ने भारत के उत्तर भारत पर शासन किया, जैसे राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश इत्यादि। पाल वंश की स्थापना की बात कर लेते हैं। पाल वंश के बारे में, पाल वंश भारत का सबसे किस हिस्से में संबंधित है? ये जान लेते हैं, ये पूर्वी हिस्से से संबंधित है। पाल वंश का विस्तृत भारत में पूर्वी हिस्से में था। पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत के एक महत्वपूर्ण राजवंश था जो 750 से 1174 ईस्वी तक चला। इस साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो ये था गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। वह एक योग्य और कुशल शासक था। गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। उसने ओदंतपुरी अर्थात वर्तमान बिहार शरीफ में एक मठ का निर्माण करवाया था। अगला हम बात कर लेते हैं दक्षिण भारत राजवंश चोल चालुक्य पल्लव वंश की। निम्नलिखित में कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बना था? तो ये थे आपके गोंडेश्वर मंदिर चिन्नार का, नटराज मंदिर चिदम्बरम, पल्लाई वन्नाथर मंदिर तंजावुर और बृहदेश्वर मंदिर गंगईकोंड चोलपुरम को चोल शासकों के संरक्षण में बनवाया गया था। जबकि गोंडेश्वर मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में यादव वंशीय राजकुमार राजगोविंद ने करवाया था। यह शिव मंदिर महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में शिन्नार तालुका गांव से स्थित है। महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा कौन सी थी? मलयालम, तमिल, संस्कृत, फारसी। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी थी। यहाँ पर महोदयपुरम में चेर साम्राज्य बोली जाने वाली संभावित भाषा मलयालम थी। महोदयपुरम में चेर साम्राज्य की स्थापना 10वीं शताब्दी से दक्षिण पश्चिमी प्रायद्वीप हिस्से में की गई थी, जो वर्तमान केरल का हिस्सा था। इसके शासकों ने अपने उत्कीर्ण में मलयालम भाषा का प्रयोग किया। जिस अवधि में संगम साहित्य संकलित किया गया था उसे संगम काल के रूप में जाना जाता है। संगम काल के दौरान 3 प्रमुख तमिल राज्य चेर, चोल और पांड्य थे। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल मंडलम झील का निर्माण राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 ईस्वी तक रहे थे, इन्होंने करवाया था। इनकी उपाधि लंका के अभियान के पूर्ण कर राजा महेंद्र को बंदी बनाना तथा पांड्य व केरल राज्यों में प्रतिनिधि मंडल को भेजना और गंगईकोंड पंडित की उपाधि धारण करना था। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये है आपका तमिल साहित्य। ये लोअर प्रथम में पूछा गया लोअर क्वेश्चन है। तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता था। सर्वप्रथम इन
परिषदों का आयोजन पांड्य राजाओं के राजकीय संरक्षण में किया गया था। संगम का महत्वपूर्ण कार्य होता था उन कवियों तथा लेखकों की रचनाओं का अवलोकन करना जो अपनी रचनाओं को प्रकाशित करना चाहते थे। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था पल्लिच्छादनम। पल्लिच्छादम पल्लिच्छादम क्यों कहा जाता था, चलिए जानते हैं। चोल अभिलेखों के अनुसार चोल कला में भूमि को दान दी जाती थी। इसका निर्वण है वेल्लान वेल्लान वगाई कहते थे गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ठीक है। ब्रह्मादेव कहते थे ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाली। ब्रह्मादेव साला भोग कहते थे किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि को दी जाने वाली। पल्लित छादनम कहते थे जैन संस्थाओं को दान में दी जाने वाली भूमि। देवदान या तिरुनमट्टलानी किसी मंदिर को उपहार में दी जाने वाली भूमि कहलाती थी। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी में पदाधिकारियों को सेरुंदनम कहा जाता था। प्राचीन काल साहित्य एवं साहित्यकार। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया? आपको पता होगा लीलावती गणित के ऊपर लिखी गई। लीलावती का विषय गणित था, खगोल शास्त्र थे ये। यह एक प्राचीन ग्रंथ है जो भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा लिखा गया। उल्लेखनीय है कि 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा लीलावती पुरस्कार का शुभारंभ भी किया गया है, जो कि महिला सशक्तिकरण के मद्देनजर अखिल भारतीय तकनीकी परिषद AICTE का एक अभिनव शिक्षा प्रणाली कार्यक्रम है। इसमें 625 लोग हैं, साथ ही यह सिद्धांत शिरोमणि का एक अंग भी है। मल्लिकाग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी आपकी, जैसे पुस्तक से ही हमें पता चल रहा है, जो संस्कृत के नाम मिले समझ लो कालिदास जी है। मालविकाग्निमित्रम इस पुस्तक का नाम है और कालिदास की रचना है ये। 10 कुमार चरितम दांडी की है। स्वप्नवास दत्ता महाकवि भाष की है। किरातार्जुनीयम भारवी की है। महाविज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक भी कालिदास जी है। अष्टाध्यायी पाणिनि की है। रामायण वाल्मीकि। महाभारत वेद व्यास। महाभाष्य पतंजलि। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। रघुवंशम कालिदास। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। कामसूत्र वात्सायन। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। बुद्धचरित अश्वघोष। पृथ्वीराज रामचंद्र बरदाई। गीत गोविंद जयदेव की है। कादम्बरी के लेखक की बात करते हैं तो कादम्बरी के लेखक आपको बताना है कौन है। तो कादम्बरी के लेखक की हम बात कर लेते हैं। ये कादम्बरी के लेखक हैं हर्ष। कादम्बरी संस्कृत बाणभट्ट है कादम्बरी के लेखक। कादम्बरी संस्कृत साहित्य का महान आख्यायिका है। इसकी रचना बाणभट्ट। इन्होंने हर्षचरित की रचना भी की है। विशाखदत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में लिखा गया। मुद्रा राक्षस 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रचित संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। इसके रचयिता विशाखदत्त है। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण है। इस ऐतिहासिक नाटक को हिंदी में रूपांतरित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। मेगास्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी हुआ मूल रूप से किस देश का था? तो ये था ग्रीस का। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व में आया था। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उसने इंडिका नामक पुस्तक में किया। मेगास्थनीज यूनान यानी ग्रीस का निवासी था। सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। प्राचीन काल में स्थापत्य कला का चित्रकला संगीत कला के बारे में जान लेते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हम्पी में। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी पट्टडकल में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। प्राचीन मंदिर भगवान शिव के रूपों में से एक विरूपाक्ष का समर्पित है। यह मंदिर विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोका महादेवी द्वारा बनाया गया था। मंदिर द्राविड़ शैली में ईंटों और चूने से बना है। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको पता होगा मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक उत्तर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो के मंदिर का 900 ईसा पूर्व में 1130 ईसा पूर्व चंदेल राजाओं द्वारा करवाया गया था। यहाँ के मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है, प्रसिद्ध है। मंदिर की बात कर देते हैं तो मंदिर एलोरा महाराष्ट्र स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाया गया सबसे बड़े मंदिर में से एक है। तो आपको बताना है कौन सा मंदिर? वो कैलाश मंदिर है। कैलाश या कैलाशनाथ मंदिर दुनिया में सबसे बड़ा एकास्मक यानी एक पत्थर को काटकर बनाया गया मंदिर है जो एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी से राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा था? तो ये कुषाण के शासनकाल में पहुंचा था। मथुरा कला का जन्म कनिष्क के समय में हुआ था। मथुरा कला स्कूल कुषाण काल में अपने सर्वोच्च शिखर पर था। इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था। इसमें आदर्शवादी कला और सौंदर्य का प्रसाधन थी। मूर्ति को भारी भरकम कपड़े से ढक इसमें बलुआ पत्थर का प्रयोग होता है। आदिवासी कला और सौंदर्यता का प्रदान थी। इसमें मूर्तियों को भारी भरकम कपड़े से ढक दिया था। इस कला में देवताओं की मूर्ति आध्यात्मिक और भौतिकता दोनों को दिखाई मिलती है। मथुरा कला में सभी धर्मों के देवी देवताओं की मूर्ति बनी जैसे कृष्ण विष्णु दुर्गा शिव गणेश आदि की, किंतु सभी सर्वाधिक मूर्तियों की बनाई गई है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो भीमबेटका की गुफा में मिलती है नवपाषाण काल 7000 ईसा पूर्व से। गुफा चित्रकारी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका से मिली है। मानव शरीर ढकने के लिए पशु चर्म पत्तों के एवं छालों का प्रयोग करता था, परंतु इस काल में उसने वस्त्र निर्माण सीख लिया। भीमबेटका में प्रयुक्त रंग इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि उन्होंने वस्त्रों का रंगीन करने की शुरुआत कर दी थी। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं इनमें से किस जिले में स्थित है? तो ये है आपकी सोनभद्र जिले में। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। ये विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों में गुफाओं में आश्रयों से स्थित है और लगभग 250 रॉक कला पेंटिंग है। लक्ष्मण, पंचमुखी, काउआ, खो और लखमा के गुफा आश्रयों की पेंटिंग उल्लेखनीय है। ये मुख्य नाम है, आप इनको जो जटिल नाम है उनको थोड़ा याद रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ये थी आपकी प्राचीन भारत की पूरी कंप्लीट एक प्रीवियस ईयर पीडीएफ जो हमने आपको सॉल्व कराई और पढ़ाई, अच्छे से समझाने की कोशिश की। जहां बोलने में कुछ शब्द लग रहे हैं वहां आपको शब्दों को दिखाई दे रहे हैं, आप उनको देख कर भी थोड़ा लिख लीजिएगा, क्योंकि जब मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है तो आपको वो देख करके उनको जरा उच्चारण सही से करिएगा, ताकि आगे क्वेश्चन अगर मिले तो आप उनको समझ सके। अगली वीडियो जो आपको रहेगी इसके आगे की, यानी मध्यकालीन भारत की रहेगी, इसके बाद आधुनिक भारत की पीढ़ी ली जाएगी। और मैं छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से ही दूंगा, एक साथ सभी कंटेंट एक ही वीडियो नहीं दूंगा, क्योंकि बड़ी वीडियो हो जाती है तो आप लोग देखने के लिए नहीं इच्छुक होते हो। फिर छोटी वीडियो रहेगी तो आप देखेंगे भी। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपका कंटेंट भी रिवीजन हुआ होगा। हिस्ट्री का सेशन प्राचीन भारत का यही समाप्त होता है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।